हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो ये देखिए फिर स्टार्ट हो गया आपका टेस्ट का सिलसिला। और बेटा ये अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपनी गलतियों को पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और ये समय जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मोर और लेस आपके 80% सिलेबस अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए और अपनी गलतियों को पता करिए। जो कॉन्सेप्ट आपके वीक लग रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से फोकस करिए। तो चलिए बेटा, आज मैं लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और आज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली बेटा क्वेश्चन जो है वो सब मोस्टली बेस्ड है आपके मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जनरल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन है, in electrolysis of fused salt the weight deposited on electrode will not depend on। बेटा देखिए, फैराडे के आपने दो लॉ पढ़ रखे थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ। Z को बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? तो एक कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो भी वेट डिपॉजिट होता है उसी को अपन बोलते हैं Z। और हम सभी लोग जानते हैं किसी के भी अंदर एक फैराडे पास करोगे तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट होता है। यानी कि W is equal to E upon 96500 और Q इक्वल टू होता है IT। यानी कि टाइम डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिपेंड करता है, करंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जिस पे वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए बेटा फर्स्ट का आंसर होगा ए। चलिए बेटा हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ मरकरी इज यूज्ड। बेटा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम लोग जानते हैं, सपोज अगर मैं आपको यहां पे क्वेश्चन दिया होता एक्वस NaCl, तो बेटा यहां सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, OH आयन। एक्वस है, हाइड्रोजन OH होंगे। बेटा कौन इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा? तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखा जाए तो क्लोराइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है बेटा कम होता है तो क्लोराइड जाता है, और इन दोनों में हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, हाइड्रोजन आयन जाता है। लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज है कॉन्सेप्ट में। हमने यहां पे कह दिया कि मरकरी इज यूज एट कैथोड। जब कैथोड की मरकरी यूज कर ली जाती है तो उस समय सोडियम की एफिनिटी जो होती है वो मरकरी के लिए बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बेटा जाना तो चाहिए था हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं जाता है। कौन जाता है यहां पर? सोडियम। और फिर ये सोडियम आयन वहां जाकर रिड्यूस होता है, मरकरी से कंबाइन करता है, बनाता है सोडियम अमलगम। फर्दर ये सोडियम अमलगम वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो जा तो रहा है सोडियम, लेकिन गैस कौन सी वहां पे लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सबसे पहले देखो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा EQ इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मलिटी। ये है कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। तो आप चेक करिए सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन किसका है। जिसका कंसंट्रेशन मिनिमम होगा उसी का लैम्डा EQ क्या होगा? ज्यादा। हम लोग कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करो, उससे जो आयन प्रोड्यूस होता है उन आयंस की कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, उनकी वजह से जो आयन प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी।
चलिए बेटा, ये देखिए, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया, सपोज जैसे Al2O3 है, एल्यूमिनियम आयन है, फिर है बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में आपका कॉपर आयन है, फिर ऐसे ही बेटा आपका NaCl है, NaCl में सोडियम आयन है। बेटा सोडियम आयन रिड्यूस होगा, सोडियम बना रहा है। ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम बना रहा है। यहां से देखिए, तो हम लोगों ने कहा बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतने फैराडे की जरूरत होती है। इसका मतलब यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब हमें कितना फैराडे चाहिए, 3 फैराडे। यानी कि अगर हम यहां 3 फैराडे पास करते हैं तो कितना मोल डिपॉजिट होता है, 1 मोल। यहां पर अगर हम 2 फैराडे पास करते हैं तो कितना मोल डिपॉजिट होता है, 1 मोल। और यहां पर अगर हम 1 फैराडे पास करते हैं तो कितना डिपॉजिट होता है, 1 मोल। अब हमारे क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अगर इन सभी से मैं 3 फैराडे पास करूं तो कितना मोल डिपॉजिट होगा। बेटा यहां देखिए, 3 फैराडे जब पास किया आपने तो ये आ गया 1 मोल, और जब इससे 1 फैराडे पास करोगे तो 1/2, और अगर आपने 3 फैराडे पास किया तो ये हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5। ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 1.5। यहां 1 मोल, 1 फैराडे से 1 मोल है, और अगर 3 फैराडे पास किया तो 3 मोल हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर 1 मोल, 1.5 मोल और 3 मोल, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है बेटा। 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट के बराबर। जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतने फैराडे की हमें जरूरत होती है। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया कि 1 फैराडे से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 फैराडे हमेशा कितना डिपॉजिट करेगा, ऑलवेज इक्विवेलेंट। देखिए 1 फैराडे, बेटा 1 फैराडे आप किसी के भी अंदर पास करिएगा, ये हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। अब यहां पर देखिए, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1 ग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 1 फैराडे, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 फैराडे। ये तो ओरली हो गया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको फॉर्मूले से लगाना चाहता हूं, तो आप फॉर्मूले से लगा सकते हो। वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 96500 इंटू Q। वेट हमारे पास 8 है, इक्विवेलेंट वेट 1 है, तो Q इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू 96500 कूलाम, और फैराडे में लिखना चाहिए तो 8 फैराडे। यहां से हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए अगला, अब यहां पे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन AgNO3 AlCl3, ठीक है, और CuSO4 Bi2SO4 थ्राइस, और पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड। पहले यहां पर देखिए कौन सा आयन है, सबके आयंस चेक करिए, सबके आयंस चेक करेंगे बेटा। तो यहां पर जो है कौन सा आयन है, सिल्वर आयन, और यहां पे कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन, और यहां पर कौन सा आयन है बेटा, Cu+2, और यहां पर बिस्मथ आयन हो जाएगा 2Bi+3। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। यहां पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतने फैराडे की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा, तो आंसर हो जाएगा 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे और 6 फैराडे। आंसर हो गया 6। चलिए क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जब किसी भी इलेक्ट्रोड को आप सोल्यूशन में डुबाते हैं तो डुबाने पर या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या तो वो रिड्यूस होगा, दो ही तरह की टेंडेंसी होती है। सपोज अगर बेटा अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रोड है, मैंने इसको सॉल्यूशन में डुबा दिया, अब सपोज इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब भी इस मेटल से बनेगा मेटल आयन, ये निकालता है इलेक्ट्रॉन।
अब ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव। ये निगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर डेवलप करते हैं पोलैरिटी, उस पोलैरिटी से आता है पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल से डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर से सुनिए बेटा, इसके ऊपर आया निगेटिव पॉजिटिव, दोनों मिलकर डेवलप करते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी से डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस से डेवलप हुआ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन की वजह से आता है या फिर रिडक्शन की वजह से, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। 7 का आंसर 1 है। फिर यहां देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग केसीएल सॉल्यूशन हैज, यहां पे देखिए इसको देना चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम। अगर मैक्सिमम देता तो आंसर ये जाता, और अगर मिनिमम पूछा होता तो आंसर क्या होता, ये, क्योंकि लैम्डा इक्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if V is the equation pi specific conductance into V is the volume in Cc containing one equivalent of solution, V for n by 10 solution will be। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप देखिए अगर V वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोग जो भी क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000 K अपॉन मोलैरिटी, ठीक है ना। हमने यहाँ मोलैरिटी, सॉरी यहाँ पे नॉर्मलिटी लिखा, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी जो होती है हमारी ग्राम पर इक्विवेलेंट में होती है। नॉर्मलिटी हमारी किस में होती है, ग्राम पर इक्विवेलेंट में। अगर हमने कहा 1 नॉर्मल, अगर मैंने बेटा 1 नॉर्मल की बात की तो इसका मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 ml। कितना ml होगा ये, 1000 ml। आपने कंसंट्रेशन को 1/10 कर दिया। कंसंट्रेशन 1/10 करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को आपने 1/10 किया, इसके मतलब वॉल्यूम को आपने 10 टाइम बढ़ा दिया। तो ये 1000 से कितना हो गया, 10 टाइम बढ़ेगा तो 10,000 हो जाएगा। 1000 से क्या हो जाएगा, 10,000। कंसंट्रेशन हमारा 10 टाइम घटा तो ये वैल्यू 10 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहली बात तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं के इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। के इज इक्वल टू 1/r इंटू क्या होता है, एल बाई ए। जहां पे बोल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इज R। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यानी कंडक्टिविटी को यहां पर R से दिखाया है, ठीक है। और देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पहली बात देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, 1000 K अपॉन नॉर्मलिटी। हमारा कंसंट्रेशन कितना बोल दिया क्वेश्चन में, C। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी बेटा ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रो। और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1/रो। तो बेटा जब इसको पूरा लिखोगे, लैम्डा इक्यू 1000 1/रो, और ये हो जाएगा C। और रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। तो ये हो जाएगा CR, 1000 CR। आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन पर ओम पर सेंटीमीटर ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट PQRS। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हमको क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी। अब कह रहा है द वन दैट हाईएस्ट रेजिस्टेंस। बेटा देखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा, K की वैल्यू कम होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो इसकी वैल्यू कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K की वैल्यू हमको दे रखी है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालना है, लैम्डा m इक्वल टू 1000 K अपॉन मोलरिटी। ये हो गया बेटा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
ये हो गया मोलरिटी 0.01, और यहां से रख करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको आंसर इसका आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, देखिए के क्या होता है, के से हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ आयंस से, 1 ml में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, 1 ml में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे वो बताता है हमारी कंडक्टिविटी को। तो भाई कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, मोल्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा। इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए डी हो गया इसका आंसर। इसके बाद आते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखिए हम लोग कहते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस। के की वैल्यू आपको यहां दे दिया है, मोलर कंडक्टेंस आपको दे दिया है, तो देखिए इसके लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 1000 के अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू दे दिया है, हमको दिया है ना, आप ध्यान से देखिए के की वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 3.06 इंटू 10⁻⁻⁶। लेमडा एम ये भी दे दिया है 1.53। यहां से आप निकाल लीजिएगा सॉल्युबिलिटी। चलो सॉल्युबिलिटी निकल गई, और जब बात करोगे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयन के कंसंट्रेशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयन के कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, और उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहां से तो जब आपने सॉल्युबिलिटी निकाल ली, तो बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड है, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन, सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस है, तो देन KSP इज इक्वल टू बेरियम आयन और फिर हो गया ये सल्फेट आयन। तो बेटा ये हो गया S, ये हुआ S, and finally this is equal to KSP and this become S square। अब ये जो आपने S निकाला है इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लो, you will get KSP। तो यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, तो 14 का आंसर जो है वो डी आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करते हुए था। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सही है, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, देखिए डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, डाइल्यूट के केस में मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें हम डाइल्यूशन करें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उसमें डाइल्यूट करें तो क्या होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब डाइल्यूट करते हो दो चीजें होती है, एक तो उसका आयोनाइजेशन बढ़ता है और आयंस के बीच दूरी बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ना वो ऑलरेडी 100% आयोनाइज होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, उनके बीच की दूरी बढ़ती है। तो बेटा दूरी बढ़ने के रिस्पेक्ट में जब हम लोग देखेंगे दोनों के अंदर कंडक्टेंस बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट जो 15 का बी स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि घट रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है the resistance of 0.01 and solution of electrolytic found to be this। कंडक्टिविटी से सेल कांस्टेंट दिया हुआ, तो देखो बेटा सबसे पहले K इक्वल टू क्या होता है 1/R इंटू L/A। सेल कांस्टेंट हमें दिया 0.66 और रेजिस्टेंस दिया है 210, आप K निकाल लो। फिर लेमडा EQ इज इक्वल टू 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी। आप K की वैल्यू यहां पुट करिएगा, नॉर्मेलिटी 0.01 रखिएगा, आपको मिल जाएगा लेमडा EQ। तो 16 का जो आंसर है बेटा, 16 का आंसर आपको मिल जाएगा फर्स्ट, 16 का फर्स्ट सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 16 के बाद आते हैं हम लोग 17। देखो बेटा इसके क्वेश्चंस को मैंने बताया था, बहुत आसान ट्रिक आपको मैंने बता रखा है कोलरॉस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सपोज अगर AgNO3 है और AgCl है और NaCl है और आपसे पूछ रहा है किसके लिए NaNO3, मैंने क्या बताया था, जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बतानी हो, उसके आयन जहां जहां दिखाई दें उनको जोड़ दो।
भैया इसके अंदर कौन कौन से आयन है, सोडियम आयन है और कौन से आयन है, नाइट्रेट आयन है। अब इसके आयन जहां जहां दिखाई दे उनको जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िए और इसकी वैल्यू को क्या करिए, घटा दीजिए, यानी 116.5 एंड प्लस 110.3, इनको जोड़िए और घटाना किसको, 121.6, इसको जोड़ के इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, तो घटाने पे बेटा आपको वैल्यू मिल जाएगी 105.2। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है बेटा द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 in CH3OH is 80 at infinite dilution। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि अल्फा लेमडा m या लेमडा eq at any concentration अपॉन लेमडा eq at infinite dilution। तो देखिए किसी कंसंट्रेशन पे वैल्यू कितनी है 80 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है 400, तो हो गया बेटा 1/5 इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 0.2 अल्फा है, ये मैंने परसेंटेज में निकाल दिया, ऐसे निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो बेटा परसेंटेज में आंसर आएगा। 18 के बाद देखिए 19, the process in which chemical change occur on passing electricity is called electrolysis। आयोनाइजेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन और हाइड्रोलिसिस ये सब डिफरेंट टर्म है। अमाउंट ऑफ आयन डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टाइम, करंट, स्ट्रेन, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो आंसर इसका ए होगा। चलिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, किससे रिलेटेड होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 21 का सी। फिर आते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ कॉपर। पहली बात तो यहां से देखिए, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने देखा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ, कॉपर आयंस। कॉपर आयंस जब रिड्यूस होगा कॉपर में तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ गया सी, 22 का सी आ गया। चलिए, when 1 coulomb of electricity is passed that is called electrochemical equivalent, शुरू में मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, when 1 farad of electricity is passed the mass deposited is equal to equivalent weight के बराबर होता है। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, यानी 24 का आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। पहली बात देखिए, हमने बताया कि 1 फैराडे जब पास करोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना ग्राम हुआ, 1 ग्राम। इसके निकालो मोल, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 1/2 हो गया, मोल निकल गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4 लीटर, then 1/2 into 22.4 लीटर that is equal to 11.2 लीटर। ये लीटर में है तो 11200, ये किस में आ जाएगा आपके ml में, आंसर हो गया डी। तो 25 का आंसर हो गया बेटा आपका डी। चलिए इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन था 26, कह रहा है वेट W ग्राम ऑफ डिपॉजिटेड इन कॉपर वोल्टमीटर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट W E अपॉन 96500 और 2 घंटे हैं, सेकंड में बदल लिया। ठीक है, इफ 1 एम्पियर, सपोज ये W1 है, ये W2 है, E अपॉन 96500 है, ये 1 एम्पियर है। अब यहाँ पे 4 आवर्स हो गए, तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना डिपॉजिट होगा। W2 आपको बताना है, पहले ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3600 कैंसिल, 2 क्या हो गया, 4 कैंसिल, यानी W 26 का आंसर आ जाएगा ए। तो 26 का आंसर हो गया बेटा ए। अब इसके बाद देखिए
और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग दो पार्ट में इन सीरीज को रखेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन देखिए, मोस्टली हमने बेसिक्स क्वेश्चंस का रखा जिसमें न्यूमेरिकल्स कम थे, जिसको आप देखते हुए तुरंत टिक लगा सकते थे। तो ऐसा ही आपने किया, तुरंत देखते हुए आपने इसको टिक लगा दिया। तो देखिए जितने भी थे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन रखा था, जो आपको बहुत ज्यादा पेन कॉपी पेज का यूज नहीं करना था, आप फटाफट इसको देख करके लगा सकते थे। तो देखिए बेटा, ये टाइम आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है और इसमें पूरी एनर्जी आप अपनी लगा दीजिए, क्योंकि देखिए बेटा, यही समय है जितना आप लगा दोगे आगे आने वाले समय में उतना पाओगे। ये 3-4 महीने ही आपके सबसे क्रूशियल टाइम है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ ठीक है, ये ठंड का मौसम है, इसमें नींद बहुत अच्छी आती है, बड़ा मजा आता है सोने में, लेकिन नहीं बेटा, एक बार अपने आप को तपाओ, फिर उसके बाद जिंदगी भर आपको जो है ऐश करना है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, फिर वहां पे जितना चाहो मौज करो यार। तो थोड़ा सा अपने आप को लगाइए, जो टॉपिक आपसे कमजोर रह जाते हैं आइए डिस्कस करिए, और ज्यादा से ज्यादा अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहीं नहीं होता है बेटा, इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये आपको मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो जो यहां पे कराया जा रहा है उसके साथ रेगुलर रख के करते रहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा बेटा, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो बेटा अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो बेटा वो कोई और नहीं कर सकता। तो फिर मिलते हैं बेटा और बाकी नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जय हिंद।